ओके। हम लोग लाइव हैं अब। आ, सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? दादा आवाज आ रही है क्लियरली? ओके। जी जी जी। विशांबर जी, आपकी आवाज अभी भी डिस्टर्ब है। आई थिंक एक बार आप क्विट करके फिर से ज्वाइन कर ही लीजिए, बेहतर रहेगा। आ, अच्छा ठीक है, ठीक। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज के आई कैन गवर्न इनसाइट के 13वीं कड़ी में पत्रकार, सरकार और सुशासन, इस विषय पे परिचर्चा में आप सभी का तिलक की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आई कैन गवर्न यानी इंडियन सिटीजन्स अलायंस फॉर न्यू गवर्नेंस एक स्वतंत्र समूह है जो स्थानीय प्रशासन से जुड़े हुए मूलभूत नीतिगत समस्याओं का अस्थायी हल, अर्थात लोकल गवर्नेंस से जुड़े हुए फंडामेंटल पॉलिसी इश्यूज के लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तलाशने की कोशिश करता है। आई कैन गवर्न में हम ऐसे संगठनों, संस्थानों और लोगों को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जो समस्या की जगह समाधान ढूंढने में रुचि रखते हैं और सरकार से परे अपने दायित्व को लेकर के सजग हैं। आई कैन गवर्न इनसाइट सीरीज के तहत अभी तक हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, जल, चुनाव में गवर्नेंस के मुद्दे, ग्रामीण प्रशासन एवं सैनिटेशन जैसे मूलभूत चुनौतियों पर बिहार और देश के कोने कोने से अनेकों समाजोन्मुख लोगों के साथ चर्चा की है और लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम किया है। अभी तक हमने 12 कार्यक्रम किए हैं और इसके माध्यम से हम लगभग 25 से 30 हजार लोगों तक ऑनलाइन माध्यम से पहुंच पाए हैं। आज के कार्यक्रम के में हमारी चर्चा का विषय है कि किस तरीके से सुशासन की सीमाएं कहां और कैसे सरकार और पत्रकार के आड़े तिरछे गुजरती है। इस देश में सुशासन, सरकार और पत्रकारिता की जड़ें यहाँ की सभ्यता संस्कृति जितनी ही गहरी हैं। पत्रकार की बात करें तो कभी संदेशवाहक, कभी निंदक, कभी साहित्यकार और कभी चिंतक के रूप में पहचान जो भी हो, इनके बिना समाज में संतुलन बना रहेगा, ये परिकल्पना खतरनाक है। और शायद इसी असंतुलन का परिणाम है कि आज जब हम सुबह अखबार पढ़ते हैं या शाम में टीवी देखते हैं तो कुछ खबरों और पत्रकारों की बात को छोड़ करके बड़ा अचरज होता है। देश दुनिया की बात छोड़ दें, स्थानीय स्तर की खबरों में जो खोखलापन और हल्कापन आया है, और शायद इसी के कारण मीडिया की खबरों के प्रति जो सरकार और यहाँ तक कि लोकल लेवल पर प्रशासन की जो उदासीनता है, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बहरहाल, इनसे जुड़े हुए अनेकों सवाल हैं जिसका जवाब हम आज तलाशने की कोशिश करेंगे। खास करके 3 प्रश्नों पे हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या आज की पत्रकारिता सभ्य समाज को कमजोर कर रही है? क्या कमजोर प्रेस सत्ता के दलालों का काम आसान करता है? और क्या पत्रकारिता सुशासन को नुकसान पहुंचा रही है या मदद? इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे पैनल पे 2 महानुभाव मौजूद हैं, कुमार सर्वेश और अमलेंदु अस्थाना जी। कुमार सर्वेश सर सिविल्स की तैयारी में उनका एक बड़ा नाम है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल साइंस और खास करके हिंदी विषय पर इनका अधिकार व्यापक और बृहत है। सामाजिक, राजनीतिक लगभग सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी मजबूत राय हमें फेसबुक और सार्थक संवाद नामक आपके ब्लॉग के माध्यम से सुनने पढ़ने को मिलता रहता है। और सर अपने आप को पॉलिटिकल सोशो पॉलिटिकल एक्टिविज्म में सक्रिय कहते हैं। सर से मेरी बात हो रही थी तो सर ने पत्रकार और पाठक के बीच जो संबंध है और मीडिया कॉर्पोरेट के बीच के जो संबंध है उसके विषय में बड़ी चिंता जताई। इस विषय पर हम आज चाहेंगे कि सर से विस्तार से सुने। आज हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं लेखक, कवि, चिंतक और पत्रकार श्री अमलेंदु अस्थाना भैया। अमलेंदु जी आरंभिक शिक्षा दरभंगा से करने के बाद पटना विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य से एमए हैं। वर्तमान में दैनिक भास्कर पटना में चीफ सब एडिटर हैं। अनुभव और उपलब्धि का एक लंबा सिलसिला इन्होंने तय किया है। हिंदुस्तान हिंदी दैनिक में क्राइम रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू किया और उसके बाद अभी ये दैनिक भास्कर के साथ हैं। यूनिसेफ द्वारा समर्थित बाल अधिकार और महिला अधिकार परियोजनाओं के लिए इन्होंने रिपोर्टिंग की है। यूनिसेफ के तरफ से ही इन्हें रिमांड होम में बच्चों की स्थिति पर संवेदनशील लेखन के लिए सराहना पत्र भी मिला है। बच्चों के बाल गीत इन्होंने कई सारे लिखे हैं, जिस पर कि गोल्डन बॉल म्यूजिक प्राइवेट ने 2013 में एनिमेटेड सीडी लॉन्च की और 34 लाख सब्सक्राइबर तक ये बात पहुंची। इसके अलावा उत्तराखंड त्रासदी में
त्रासदी पर 2013 में एक किताब हवा और बूंद से संवाद लिखा है इन्होंने। इस किताब को काफी सराहा गया। मगही साहित्यकार मगही साहित्यकार और तो हम कुंवारे रहे व बुद्धम शरणम गच्छामि जैसे चर्चित नाटक के लेखक सतीश कुमार मिश्र के नाम पर दिया जाने वाला साहित्य और पत्रकारिता का पहला पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि पर साहित्य साधना के लिए अटल सम्मान, ऐसे अनेकों सम्मान से अमलेंदु भैया सम्मानित होते रहे हैं और हमें इनका लेख भी फेसबुक इत्यादि के माध्यम से भी और कवि सम्मेलनों में शामिल होने का मौका मिलता रहता है। आप दोनों महानुभावों का एक बार फिर से आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और आप दोनों से बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अभिनव सब्यसाची हैं। अभिनव दर्शीराम स्कूल में शिक्षक हैं। पलटन नामक संस्था जो से जुड़े हुए हैं और इनके शो जो है स्टेज पे वो देश के कोने कोने में होते रहे हैं। काफी दिनों से, लगभग 15-20 वर्षों से ये इस मामले में काफी सक्रिय हैं और अनेकों ही बर्निंग सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज पे इन्होंने जमीन से लेकर के ऊपर तक हर स्तर पे काफी अच्छा काम जो है पिछले 20-25 वर्षों में लगातार इन्होंने किया है। और शिक्षक और बाकी कामों के दबाव के बावजूद ये लगातार इसके लिए समय निकालते हैं, दिन रात इसके लिए एक करते हैं और लोगों तक पहुंचने की कोशिश ये करते रहते हैं। हमारे दूसरे सहयोगी सोमी कुमारी हमारे साथ हैं। सोमी दरभंगा से हैं, वर्तमान में विजयवाड़ा में रहती हैं। इन्होंने BA MA पॉलिटिकल साइंस में किया है और कई सारे ऐसे और डिबेट कंपटीशन में अपने कॉलेज के समय से ये काफी सक्रिय रही हैं। इन्होंने जीता है। BPSC में ये इंटरव्यू दे चुकी हैं। वर्तमान में विजयवाड़ा में अपने घर परिवार के साथ रहती हैं। उसके बाद हमारे तीसरे साथी हैं विशंबर चौधरी। विशंबर जी ब्रांच अकाउंट्स मैनेजर हैं मुजफ्फरपुर में और महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में काम करते हैं। विशंबर जी का अकाउंट्स बैकग्राउंड है और उनके अकाउंट का लोहा हम लोग सभी वर्षों से मानते रहे हैं। हम लोग फ्रेंड्स क्लब में थे, उसी जमाने से विशंबर जी हम लोग के साथ रहे हैं। तो इस परिचय के दौर सिलसिले को समाप्त करते हुए मैं बिना समय गवाए सबसे पहले आग्रह करूंगा कुमार सर्वेश जी से कि लगभग 10 मिनट में अपनी बात रखें, 10 से 15 मिनट, और उसके बाद फिर अमलेंदु भैया के पास चलेंगे और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। सर्वेश सर, आपका माइक म्यूट है अभी। सबसे पहले आई कैन गवर्न प्लेटफॉर्म को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिसने हमें अपनी बातों को रखने का अवसर दिया। फिर मैं वापस आना चाहता हूं। पत्रकारिता, लोकतंत्र, सभ्य समाज और सुशासन। लोकतंत्र की मेरी समझ कहती है कि लोकतंत्र की 3 आधारभूत संकल्पनाएं हैं: पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिस्पॉन्सिवनेस। और इनमें अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिक जवाबदेही की जो संकल्पना है उसमें पत्रकारिता अहम भूमिका निभाती है। साथ ही साथ चूंकि अगर सामान्य लोगों की बात करें तो सामान्य लोग, आम लोग इतने ज्यादा उलझे होते हैं अपने दैनंदिन के जीवन में कि उनके पास इतना समय नहीं होता, और अगर मैं कहूं ना उनके पास इतनी ऊर्जा बचती है कि वे सरकार की नीतियों, सरकार के कार्यक्रमों का अध्ययन करें और उनकी आलोचना प्रत्यालोचना के लिए समय निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने में पत्रकारिता और सिविल सोसाइटी, इन दोनों की भूमिका अहम और निर्णायक होती है। और कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटी पत्रकारिता को मजबूती देती है और पत्रकारिता
जो है वह सिविल सोसाइटी को मजबूती देती है। लेकिन अगर देखा जाए, चूंकि मैंने जर्नलिज्म भी किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी साउथ कैंपस से, थोड़ा बहुत पत्रकारिता का भी हमारे पास अनुभव है। साहित्य ने एक जन प्रतिबद्धता को जन्म दिया है और भारत के संविधान का विद्यार्थी होने के नाते और भारत के संविधान की आधारभूत समझ रखने के नाते संवैधानिक मूल्यों के प्रति मेरी प्रतिबद्धता रही है। लेकिन लगभग पिछले 2 दशकों के दौरान, और मैं कहूंगा पिछले ये फेनोमेनन 3 दशक पहले शुरू होता है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं था, लेकिन एक फेनोमेनन के रूप में बात कर रहा, एक फेनोमेनन के रूप में देखा जाए तो हम यह देखते हैं लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व और जवाबदेही की संकल्पना लगातार कमजोर पड़ रही है और यह प्रक्रिया पिछले 7-8 वर्षों के दौरान अगर देखा जाए तो लगातार तेज होती चली गई। इसका कारण यह है कि पत्रकारिता अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन में असफल होती दिख रही है और अगर पत्रकारिता अपने सामाजिक दायित्व के निर्वहन में असफल होती दिख रही है तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है हमारा सोशल डीजेनरेशन। सोशल डीजेनरेशन का जो प्रोसेस तेज हुआ है तो कहीं ना कहीं पत्रकारिता में उसी समाज के लोग आते हैं। उस सोशल डीजेनरेशन का असर जो है जर्नलिस्टिक डीजेनरेशन के रूप में देखने को मिलता। जैसा समाज होगा उसी प्रकार की संस्थाएं होंगी, उसी प्रकार जो है संस्थाओं में भी क्षरण दिखेगा। दूसरी चीज अगर देखा जाए तो 2 फेनोमेनन ग्लोबली देखने को मिलता है। एक कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट के बीच एक नेक्सस डेवलप करता दिखाई पड़ता और कहीं ना कहीं यह नेक्सस पत्रकारिता को भी अपनी गिरफ्त में लेता दिखाई पड़ता और इस नेक्सस को कॉर्पोरेट, गवर्नमेंट और मीडिया हाउसेज के जो नेक्सस हैं, ये इस नेक्सस को केवल भारत तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इस नेक्सस को ग्लोबल फिनोमेनन के रूप में देखा जा सकता। आज कॉर्पोरेट हाउसेज जो मीडिया हाउसेज को नियंत्रित कर रहे हैं वो ये एजेंडा तय करते हैं कि पत्रकारिता का एजेंडा क्या होगा और कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर पत्रकारिता के एजेंडे को अपने इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए निर्धारित करता और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो सरकार के साथ उसके जो इक्वेशन है वह इक्वेशन उस एजेंडे के निर्धारण में अहम और निर्णायक भूमिका निर्धारित करता हुआ आता। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाकर के देखें तो पत्रकारिता के वर्तमान हालात कहीं ना कहीं हमें चिंतित करते हुए आते। और जब मैं ये बातें कह रहा तो सरकार के पक्ष में जो पत्रकारिता है और सरकार के विपक्ष में जो पत्रकारिता है जो कि एजेंडा ड्रिवन है, मैं इन दोनों की बात कर रहा। मैं ये जो मीडिया ट्रायल लगातार डोमिनेंट होता जा रहा है, हर मसले पर डोमिनेंट होता जा रहा है, मैं उसकी ओर इशारा करना चाह रहा। मैं उस डिस्कोर्स की ओर इशारा करना चाह रहा जिस डिस्कोर्स के केंद्र में इमोटिव इश्यूज हैं। अगर वह पाकिस्तान को डिस्कस करेगा या वह नेशनलिज्म को डिस्कस करेगा या नेशनल इंटरनेशनल के डिबेट में इंटरेस्ट रखेगा या हिंदू मुस्लिम के डिबेट में वह इंटरेस्ट रखेगा। जनता से जुड़े हुए जो मूल मसले हैं उन मूल मसलों से पत्रकारिता का सरोकार लगातार कम होता चला जा रहा। कभी कंगना रनावत अहम हो जाती, कभी जो है हथरस अहम हो जाता और उस हथरस के बहाने लेबर इश्यू को पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता। फार्म बिल के पर जो डिबेट चल रहा होता उसको पृष्ठभूमि में डाल दिया जाता। कभी अर्नब गोस्वामी का मसला महत्वपूर्ण हो जाता, कभी
कुणाल कामरा का मसला महत्वपूर्ण होता चला जाता। ये मीडिया हाउसेज के द्वारा, ये जर्नलिस्ट के द्वारा, आइदर मीडिया हाउसेज के मालिकों के दबाव में या सेल्फ इंडिविजुअल इंटरेस्ट से प्रेरित होकर के जो रियल इशू को साइडलाइन करने की रणनीति अपनाई जा रही है, मुझे लगता हमारे लिए चिंता का सॉरी, और हमें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पत्रकारिता के जो सामाजिक सरोकार हैं, पत्रकारिता के सामाजिक सरोकारों को लेकर हमें सामने आना चाहिए आम जनता के रूप में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। इंडिया टुडे ने फैशन के नाम से 4 पेज इंट्रोड्यूस किए थे, कलरफुल पेजेज, और उन 4 पेजेज में अर्धनग्न, नग्न धरंग फोटोग्राफ पब्लिश किए जाते थे। रीडर्स ने लगातार उस पर निगेटिव फीडबैक दिए और इसका परिणाम यह होता है कि रीडर्स के निगेटिव फीडबैक ने इंडिया टुडे को अपने उस इंट्रोडक्शन को विड्रॉ करने के लिए बाध्य किया। मुझे लगता है कि एक रीडर्स के रूप में, एक ऑडियंस के रूप में, एक व्यूअर के रूप में हमें अपने फीडबैक के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता अगर टीआरपी का खेल करती है, टीआरपी के खेल में उसकी रुचि है, और अगर व्यूअर उससे दूरी बना ले तो वह दूरी पत्रकारिता को यह विवश करेगी, मीडिया हाउसेस को यह विवश करेगी कि वह इमोटिव इशू से अलग होकर रियल इशू पर फोकस करना शुरू करे। और इसका सबसे बर्निंग एग्जांपल है, इमीडिएट एग्जांपल आप दे सकते हैं अभी बिहार के चुनाव को, जिसके लिए निश्चित तौर पर मीडिया हाउसेज भी धन्यवाद की पात्र है कुछ हद तक, और जिसके लिए ऑपोजिशन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिसने बिहार के चुनाव को सकारात्मक मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की और उन सकारात्मक मुद्दों के प्रति मीडिया हाउसेज को, पत्रकारिता को रेस्पॉन्सिव होना पड़ा, और इसने बिहार के चुनाव परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण एवं निर्णायक भूमिका निभाई है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता कि हम व्यूअर के रूप में, हम ऑडियंस के रूप में पत्रकारिता को ब्लेम करना बंद करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को ब्लेम करना बंद करें। एक ऑडियंस के रूप में हम अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को स्वीकार करें, एक ऑडियंस के रूप में हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शो करें। जब एक ऑडियंस के रूप में हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार करेंगे, जब एक ऑडियंस के रूप में हम यह निर्धारित करना शुरू करेंगे कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, तो निश्चित तौर पर हमारा यह फीडबैक जो है पत्रकारिता पर भी दबाव निर्मित करेगा, और जब पत्रकारिता पर दबाव निर्मित करेगा तो निश्चित तौर पर पत्रकारिता को अपने ऑडियंस के प्रति रेस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज पत्रकारिता में जो क्षरण दिखाई पड़ रहा, मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरी अपनी समझ कहती है, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो लालू जी विलेन नहीं है और नीतीश जी हीरो नहीं है। लालू जी के शासन के, राजद के शासन के 15 वर्षों के अपने सकारात्मक पक्ष थे, अपने नकारात्मक पक्ष थे। अगर उनके नकारात्मक पक्षों की आलोचना होनी चाहिए तो उनके सकारात्मक पक्षों की तारीफ भी होनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार नीतीश जी के 15 वर्षों के शासनकाल के अपने सकारात्मक पक्ष हैं, अपने नकारात्मक पक्ष। अगर सकारात्मक पक्षों की तारीफ होनी चाहिए तो निश्चित तौर पर नकारात्मक पक्षों की आलोचना होनी चाहिए। और हमारा जो इशू है, उस इशू में मैं रेफर करना चाहूंगा
मेरे ख्याल से 2012-13 के आसपास एनके सिंह की अध्यक्षता में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया था बिहार में। जिस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को किस प्रकार प्रेस की स्वतंत्रता को कर्व करने की कोशिश बिहार में हो रही है और सरकार उस दिशा में किस तरह से पहल कर रही है, इस प्रश्न पर विचार करना था। और एनके सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में मीडिया के हालात पर और मीडिया पर सरकार का जो दबाव है, उसको लेकर चिंता प्रदर्शित की गई थी। और 2012-13 की जो रिपोर्ट थी, आप उस रिपोर्ट को अपने सामने पलटें और आज नेशनल मीडिया से लेकर डिफरेंट राज्यों में जो आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मॉडल को लेकर जो लोग बढ़ने वाले हैं, जो मुख्यमंत्री हैं जिनका एक डेवलपमेंटल इमेज है, आप रीड करें कि हर जगह पर मीडिया की स्वतंत्रता को कर्व करने की कोशिश हो रही है। हर जगह पर सरकार अपने तरीके से मीडिया को रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है, कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सरकार के आलोचना प्रत्यालोचना को किस प्रकार वहां पर हतोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है, और उसका एक महत्वपूर्ण टूल से सरकारी विज्ञापन देने की संस्कृति। तो मुझे लगता ये विविध पक्ष हैं जिन विविध पक्षों के आलोक में इस प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट। सर्वेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक उन्होंने ऐसे बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं जिस पे एक एक विषय पे अच्छी खासी चर्चा की जरूरत पड़ेगी और शायद चर्चा से और भी बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। बहरहाल मैं अमलेंदु अस्थाना जी को बुलाना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत पहले आई कैन गवर्न का बहुत बहुत आभार, और तिलक जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे इस चर्चा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और सोमी और विशंबर चौधरी जी और शविशाची जी का भी बहुत बहुत आभार। सारे लोग गुणी हैं, सब लोगों का अपना अनुभव है, सब लोगों की अपनी यात्रा है, और समाज सब लोगों के अनुभव के मेल से ही बनता है। और हमें ये अपेक्षा करनी चाहिए कि ये सारे अनुभव मिलकर समाज का एक सकारात्मक सा चेहरा गढ़े। जब मैं आई कैन गवर्न पर कई बार सोच रहा था, तो आई कैन गवर्न मतलब किसको गवर्न करना है? समाज को गवर्न करना है या खुद को गवर्न करना है? पहले तो इस पे हमको विचार करना चाहिए कि जैसे ही हम समाज को गवर्न करने की मानसिकता में उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फ्यूडल मेंटेलिटी का ये होता है कि हमको गवर्न करना है। और जैसे ही हम खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो अपने अंदर की चेतना का विस्तार करते हैं और उससे समाज का भी चेहरा बदलता है। तो मुझे लगता है, मैंने कभी कहीं एक किताब पढ़ी थी स्वामी बुद्धानंदा की, तो उन्होंने लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ मैन may conquer thousands of battlefield for 1,000 times, but a man who conquers himself, he is the greater conqueror. तो ये 1000 आदमी 1000 बार 1000 युद्ध की भूमि जीत सकता है, लेकिन एक आदमी जो खुद को जीतता है वो सबसे बड़ा विजेता होता है। और खुद को जीतना सबसे, एक हाइकू कविता मुझे याद आ गई अचानक से, मेरे एक मित्र ने लिखी है कि कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल होना। तो वो एक्चुअली मेरे मोबाइल का डेटा, तो मैंने वाईफाई ऑन कर लिया है मैं। तो कौन मानेगा सबसे कठिन है सरल,
तो समाज में भी आप सहज रूप से और बिल्कुल सुसंस्कृत रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे, और जो आपके अंदर की चेतना होगी कहीं ना कहीं से समाज को उसी चेतना के परिधि में आप आकार दे पाएंगे। दूसरी चीज, जब मैं इस चीज पे सोच रहा था कि सरकार, पत्रकार और सुशासन, तो हमने थोड़ी सी इसको जगलिंग करने की कोशिश की, तो 2-3 बिंदु आए जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। या तो पत्रकार, सरकार, सुशासन, या हम इसको अगर ऐसे करें कि सरकार, पत्रकार और सुशासन, या फिर ऐसे सोच सकते हैं सुशासन, पत्रकार और सरकार, या फिर सरकार, पत्रकार और सरकार, और नहीं तो सरकार, मुख्य पत्रकार और सुशासन। ये जितने भी बिंब आपको मिलेंगे सब अलग अलग परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता को सोचने के लिए आपको विवश करेंगे, समाज को सोचने के लिए विवश करेंगे, सुशासन को सोचने के लिए विवश करेंगे। दूसरी चीज ये है कि समाज में जो सभ्य समाज की बात है, समाज बहुत पुरातन काल से सभ्यता और असभ्यता दोनों के बीच संघर्ष होता रहा है। आप अगर, मुझे लग रहा है कि मैं आऊंगा इस चीज पे, आप ईसा से 372 या 85 ईसा पूर्व जाएंगे तो महाभारत काल है, और उसके 5000 वर्ष पहले शायद रामायण का काल है, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूं। तो उस समय सुर और असुर की लड़ाई थी। समाज में चुनौतियों का चेहरा हमेशा अलग अलग तरीके से होता है, और उन चुनौतियों से सारे प्रबुद्ध और चेतनशील लोग जो हैं वो लड़ते हैं। और पूरे यूनिवर्स में भी 2 मेटाफिजिकल फोर्स हैं। रामचरितमानस में भी एक कहावत है कि विधि कहूं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। मतलब ये जो पूरे विधाता का जो सृष्टि का मेल है, गुण और अवगुण के मेल से ही बना है। उसमें जब भी अवगुण का रेशियो ज्यादा होता है तब अपसंस्कृति बढ़ती है। और हम पत्रकार हैं या फिर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं, या शिक्षक हैं, या फिर वो सेहत के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, सब लोगों का एक दायित्व है कि सब लोग मिलकर के एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण करें। उसमें पत्रकार की भूमिका पहले से भी अहम रही है, अभी भी अहम है, ताकि पत्रकार जो है वो सुशासन, जहां जहां भी सुशासन के पैर लड़खड़ाते हैं वहां वहां पत्रकारिता उनको दस्तक देके उनको बताती है कि नहीं, आप अपने किसी स्तर से चूक रहे हैं, तो आपको यहाँ बेहतर करने की जरूरत है। इधर पत्रकारिता में जो व्यापक तब्दीली आई है उसमें, अगर तिलक तो बीबीसी में रहे हैं, मैं अभी से सन 2000 या 2008-9 की बात करूं, जब स्मार्टफोन आने लगा, उसमें फीचर्स आने लगे। मुझे याद है कि मैं 2004 में जोधपुर गया था भास्कर के लिए इंटरव्यू देने। तो एनके सर सिंह ने मुझे टाइम्स का एक पीस दिया कि आप इसका अनुवाद कीजिए, और उस अनुवाद में मैंने किया था कि वो वायरलेस फोन्स और स्मार्टफोन पे ही वो आर्टिकल था, कि हमने अनुवाद इसी हेडिंग से अनुवाद किया था कि आपकी मुट्ठी में सरहद। अब पूरा सरहद, पूरी सीमाएं, पूरा देश, पूरे इंफॉर्मेशन आपकी मुट्ठी में। आप जिस तरह की चीजें देखना, समझना और उसके बाद उसका फीडबैक देना, उस पर रिएक्ट करना चाहे, वो आप कर सकते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि आपको एनसाइक्लोपीडिया में जानना है या ये। तो वो एक दौर था कि स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड फोन आने लगे, उसमें तमाम फीचर्स। आप उसके थोड़ा पहले जाइए, जब सूचनाओं का प्रवाह थोड़ा कम था, अखबार निकलते थे 2099-98
96 के आसपास मुझे याद है कि जब पेजर्स आने लगे, 2094-95 में पेजर आए हों, पेजर पे मैसेज का फ्लो आता था। और 1995 में जी न्यूज, आज तक का एक स्लॉट आता था आधे घंटे का, उसके बाद फिर जी न्यूज आया, फिर स्टार न्यूज आए, और सूचनाओं का पूरा फिर वो चैनल 24 घंटे के हो गए। उसके पहले आप जाएंगे तो रेडियो पे 15 मिनट का समाचार आता था, 1500 शब्दों का। और बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका, डॉल्च ऑफ वेले कोलोन जर्मनी, इस पे समाचार आते थे सुबह 6:30 से 5:30 से 6:30 तक वॉइस ऑफ अमेरिका आता था। उसके बाद बीबीसी 6:30 से 7:15 तक, फिर 8 से 8:15 तक, या तो आप बीबीसी सुने या फिर आप रेडियो पे समाचार सुने। उसके बाद फिर 1:05 पे समाचार। लेकिन प्रेस की उस समय बीबीसी पे जो पत्रकार हुआ करते थे, मुझे याद है अर्चला शर्मा, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, राजनारायण बिसारिया, कैलाश बुधवार, शिवकांत, जो सारे पत्रकार थे, तो वो पत्रकारों का जो पूरा की प्रतिबद्धता थी, ओंकारनाथ श्रीवास्तव, तो सतीश जैकब, पत्रकारों की प्रतिबद्धता माफ कीजिए, हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही थी। आवाज। तो उस समय जो पत्रकारों की प्रतिबद्धता समाज के प्रति हुआ करती थी, वो धीरे धीरे उसमें नेचुरली, वो किसी भी कारण से हुआ हो, या वो जो विलासिता का दबाव धीरे धीरे कारपोरेट सेक्टर हावी हुआ। और ये इनफैक्ट आप इस चीज को देखिए कि पत्रकार, मूर्तिकार, चित्रकार, जो भी कार है, सब में कार जुड़ा ही हुआ है। तो एक जो अंदर में, मैंने कहीं वो गिरिराज किशोर की किताब पढ़ी थी, हिंसा की परिभाषा, उसमें उन्होंने 2-3 चीजें बहुत मार्के की कही कि आदमी अंदर से फ्यूडल ही होता है, जो उनकी बात है, उससे सहमत असहमत आप सब लोग हो सकते हैं। अगर उसको शक्ति मिल जाए, शक्ति नहीं रहती है, जब तक कमजोर रहता है तो वो दबता रहता है। जैसे ही उसकी शक्ति बढ़ती है, वो फ्यूडल होता है, वो शासन करना चाहता है। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द केस में जिस सांचे में आप ढलते हैं, जिस परिवेश में आप पलते हैं, सर्वेश सर अभी कह रहे थे कि जो समाज जिस तरह जो डिसेंट्रलाइज हुआ, और जिस तरह से समाज में आपकी परवरिश होगी, जिस तरह से आप पले बढ़ेंगे, आप उसी तरह से समाज को गढ़ेंगे। तो उस समय हमारे पास धूप थोड़ी ठहर जाया करती थी। जब मैं बात करूं बीबीसी के दौर का, जब उस समय सूचनाओं का प्रवाह थोड़ा कम था, और धीरे धीरे जब आपके हाथ में सारी सूचनाएं आने, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, सब लोग पत्रकार हैं। मुझे बड़ी हैरानी हुई एक बार कि एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर ने मुझे एक वीडियो भेजा। उसमें था कि बिहार में बहार है और लड़की लाचार है, और कुछ लड़के गांव में, खेत में एक 16-17 साल की लड़की के साथ जिस तरह की बदतमीजी कर रहे थे, जिस तरह का माहौल था, वो वीडियो शायद सेंसिबल पर्सन फॉरवर्ड नहीं करे। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अब जब समाज में हर के पास एक मोबाइल है, सोशल मीडिया है, लेकिन मीडिया का जो एथिक्स है, उसको कहीं ना कहीं उन लोगों को भी गाइड करने की, बताने की जरूरत है। ये हम सब लोगों का दायित्व है, ये हम लोगों का भी दायित्व है कि हम वैसे लोगों को बताएं कि नहीं, आपको समाज के सेंसिबल लोगों होने के नाते आपको कहीं ना कहीं, आपको कहीं ना कहीं आप कहीं ना कहीं आपको
इस चीज को लोगों को बताने की जरूरत है। राहत इंदौरी साहब लिखते हैं कि मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी, मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वालों, मैं तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी, और हूं तो एक अखबार, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी। तो ये अखबार, ये आग जिस सेंस में आप उन्होंने कही कि यहाँ आग का बिंब जो और गढ़ा है उन्होंने, वो समाज को अवेयर करने के लिए गढ़ा है, समाज को चेतना देने के लिए गढ़ा है, समाज को जागरूक करने के लिए गढ़ा है। लेकिन इसके बरक्स जो चीजें हो रही हैं वो चिंता का विषय है, उस पर हम सब लोगों को विचार करने की जरूरत है। और मेरा ये सुझाव है कि एक तो आप जिन चैनलों पर बहुत ज्यादा सेंसेशनल चीजें, जिन अखबारों में जो सर्वेश सर जिक्र कर रहे थे वो आ रही हैं, तो आप सूचनाओं से हटकर थोड़ा वक्त, क्वालिटी टाइम अपने घर में गुजारिए। जब 1961 में सैटेलाइट आया तो कहा गया कि अब उपनिवेशवाद नहीं आएगा, अब नव उपनिवेशवाद आएगा जो बाहर से कंट्रोल होगा चीजों, और आपके अंदर जो अपसंस्कृति है उसको सोशल कल्चरल हैजार्ड क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। और ये चीजें अभी हमें दिख रही हैं, जो तमाम न्यू कार्टून चैनल्स हैं। हम ये चाहेंगे कि हमारी एक पूरी पीढ़ी जो है, ये भी एक विचार का बिंदु है कि हमारी एक पूरी पीढ़ी जो है उस पर कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से सेंधमारी की कोशिश हो रही है। बीबीसी ने एक लंबी नानी दादी के कहानी की श्रृंखला चलाई थी कि नानी दादी की कहानियां जिसमें नैतिक शिक्षा दी जाती थी, मोरल एथिक्स की बातें की जाती थी, वो अब चली गई। अब समाज को दरकाने के लिए, समाज को विभाजित करने के लिए, वो पहले भी था। जब हम अब ब्रिटिश काल में जाएंगे तो वो कभी एग्री नहीं कर रहे थे कि यहाँ प्रेस आना चाहिए, वो अगेंस्ट प्रेस थे। 1780 में जब बंगाल गजट आया, उसके पहले जैसे ही प्रेस स्थापित होने लगा तो ब्रिटिशर्स बहुत रिजिड थे इस बात को लेकर के। और कहीं ना कहीं वो एसेंस है कि जब भी पत्रकारिता सरकार या किसी के खिलाफ आवाज उठाती है तो उस आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। मुझे याद है कि लिंकर्स ग्रुप की विचार मीमांसा एक पत्रिका निकला करती थी, बहुत तेवरदार पत्रिका थी वो, और उसमें कई सेंसेशनल चीजों, कई घोटालों और कई चीजों को बहुत हर अंक दर अंक उसको प्रकाशित किया गया। क्या हुई उस पत्रिका का अंजाम हुआ कि पत्रिका बंद कर दी गई। और ये बिल्कुल सच है कि जो अखबार जिसके लिए निकलेगा उसकी प्रतिबद्धता वहां होगी ही होगी। और पत्रकारिता में भी बॉटम लाइन के जर्नलिस्ट हैं और उसके ऊपर के जर्नलिस्ट हैं। दूसरी चीज क्या है कि जब जिस तरह से समाज को बनना चाहिए और उसमें जो भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका में कहीं ना कहीं हम फिसलते जरूर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पत्रकारिता में अभी भी वजूद बचा है, और छोटे छोटे इश्यूज को हम जब लाते हैं तो उसका इम्पैक्ट होता है। जैसा पिछले ही आई कैन गवर्न के एपिसोड में मैं अमरेंद्र नारायण जी की चर्चा मैं सुन रहा था, उसमें जब अखबार में बात आई, जो संतोष सिंह जी ने अखबार में उसको छापा, उसके बाद उसका इम्पैक्ट हुआ। तो प्रशासनिक स्तर पे अभी भी इम्पैक्ट आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब हम लिखते हैं तो प्रशासन सजग होता है, उस पर एक्ट करता है, चीजें सुलझती हैं। लेकिन हाँ, अभी जो रॉबर्ट फ्रोस्ट ने कहा है कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो हमें अभी थोड़ा और चलना है, और इसमें सब लोगों के सहभागिता की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सब लोगों की इकाई से बनता है, सब लोगों की सहभागिता से बनता है। और पत्रकारिता जो है, तो हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भास्कर एक ऐसा अखबार है जिसने पहली बार नो नेगेटिव न्यूज शुरू किया। जब
सुबह हम अखबार पढ़ते थे तो सारी निगेटिविटी की, आदमी के अंदर एक निगेटिविटी जा रही है, तो हमने मंडे नो निगेटिव न्यूज, हमने मंडे को शुरू किया ताकि लोग खुशनुमा महसूस करें, उनके अंदर अच्छी ऊर्जा का संचार हो। और यात्रा जारी है, कोशिश की जाएगी कि समाज सुलझे, बाकी लोग और चर्चा में शामिल होगी। बहुत बहुत आभार। यात्रा लंबी है। इनफैक्ट आपने राहत इंदौरी साहब की बात की, मुझे लगता है कि शायद ये कहने में कोई गलती नहीं होगी, आग ऑलरेडी लगी हुई है, अब शायद उससे उसके बारे में कुछ सुनने के। मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अभिनव सब्यसाची, डॉक्टर अभिनव को, कि आप इस पे अपना इंटरवेंशन करें, अपनी बात। दोनों वक्ताओं ने जो बातें रखी हैं मुझे लगता है उससे काफी कुछ स्पष्ट हो गया है कि पत्रकारिता की स्थिति किस तरह की है और पत्रकारिता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सर्वेश सर ने जो कहा और अमलेंदु भैया ने जो कहा उससे काफी चीजें स्पष्ट हुई है। और अगर मैं अपनी तरफ से जोड़ूं तो मुझे लगता है हम सब घंटों बात कर सकते हैं कि कैसे पत्रकारिता की स्थिति खराब हुई है, क्या समस्याएं हैं और क्या हताशा का जो दौर है हम जिसकी तरफ हर रोज गहरे डूबते जा रहे हैं, उसके बारे में बात करने से बेहतर मैं कोशिश करता हूं उम्मीदों की बात करने की। मैं समझता हूं कि तीन तरीके से, मैं तीन तरह से जब देखता हूं पत्रकारिता को, मुझे उम्मीद नजर आती है। जो सबसे पहली चीज मुझे लगता है वो है लोकल लेवल की पत्रकारिता। लोकल लेवल पे अभी भी मुझे लगता है कि जिम्मेदार लोग हैं। जो छोटी छोटी समस्याएं, जो गवर्नेंस, क्योंकि हम बात यहाँ पे गवर्नेंस की भी कर रहे हैं, तो सरकार तक छोटी समस्याओं को, एक मोहल्ले में क्या समस्या है, एक कस्बे में क्या समस्या है, उसको राजधानी पटना जैसे बड़े शहर में या राजभवन तक उस समस्या को पहुंचाने में जो सबसे ज्यादा मदद कर सकते हैं आज के समय में, वो लोकल पत्रकार ही हैं। क्योंकि बात हो ही रही थी कि बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े चैनल जो हैं वो तो मतलब राष्ट्रीय मुद्दे छोड़िए, वो तो अब किसी मुद्दे पर ही बात नहीं करना चाहते हैं। तो लोकल पत्रकारिता में मुझे उम्मीद नजर आती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है प्रतिबद्धता, जिसकी बात शायद अमलेंदु भैया कह रहे थे। ये प्रतिबद्धता तभी आएगी जब पहली बात तो हम इस बात को समझेंगे कि हम पत्रकारिता करने क्यों आए हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। साथ में एक समस्या भी मुझे दिख रही है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें केवल कोविड टाइम की रिपोर्टिंग को ध्यान में रखते हुए 50 पत्रकार लोकल लेवल से गिरफ्तार हुए हैं, और ज्यादातर उसमें ऐसे थे जो लोकल लेवल पे समस्याओं की बात कर रहे थे। बेड नहीं है सरकारी हॉस्पिटल में, कैसे लोगों को सरकारी हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, या जिस तरह से वहाँ लोकल समस्याएं हो रही थी, जो पलायन हो रहा था, उन चीजों पर जब रिपोर्टिंग कर रहे थे जो पत्रकार, उनको गिरफ्तार किया गया। हाथरस केस की बात सर्वेश सर कर रहे थे। केरल से एक पत्रकार रिपोर्टिंग के लिए आता है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी उसको ध्यान नहीं देता उसकी तरफ, और लेकिन एक दूसरे पत्रकार हैं हमारे, वो जब गिरफ्तार होते हैं तो न्यायालय हस्तक्षेप करता है। लेकिन एक लोकल लेवल पे एक रियल रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार को नजरअंदाज किया जा रहा है। यही नहीं है, मतलब लोकल स्तर पे जो पत्रकार हैं वो उनको डराया जाता है, उनकी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। तो जहां मैं कह रहा हूं कि उम्मीद लोकल पत्रकारिता है, वहीं समस्याओं से जूझते ये लोकल पत्रकार जितना भी काम कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल है, लेकिन उनकी समस्याओं पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और शायद प्रशासन और सरकार उनसे डरती भी है, और इसलिए शायद वो उनसे उनको गिरफ्तार हो रहे हैं, झूठे केसेस में फंस रहे हैं, कई पर हमले भी हुए हैं। दूसरी जो मुझे उम्मीद नजर आती है वो है पत्रकारिता में जाने वाले नए युवा। मैंने पत्रकारिता के संस्थान में पढ़ाया है, और लगातार थिएटर करने की वजह से भी मैं यंग लोगों से जुड़ता हूं, और मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि
जो यंग लोग हैं, कभी हम भी बहुत यंग थे और हम भी बदलाव चाहते थे, उसी तरह से नए पत्रकार भी जो हैं वो भी बदलाव चाहते हैं। लेकिन उनके आइकन्स कौन है? जब मैं वो सुनता हूँ, जब मैं उनसे पूछता हूँ आपके आइकन्स कौन है, तो मुझे घबराहट होती है। हमारे वक्त पे प्रभाष जोशी और कुलदीप नैयर जैसे लोग हमारे आइकन्स होते थे। हम सोचते थे कि भाई इस तरह की पत्रकारिता, इस तरह का एक जर्नलिस्ट हमें आगे जाकर बनना है। आज जिस तरह के टीआरपी कारों को हमारे नए स्टूडेंट्स आज के मतलब जो पत्रकारिता ज्वाइन कर रहे हैं, वो उनके आदर्श बन गए। मैं अक्सर ये सवाल पूछा करता था अपने स्टूडेंट से कि आप मान लीजिए आप फलाने के प्रशंसक हैं, आप मुझे बताइए, आप मुझे बस कुछ रिपोर्ट्स दिखा दीजिए अपने फलाने प्रिय पत्रकार के, जिसमें उन्होंने बेरोजगारी पर कोई सीरीज चलाई हो, जिसमें उन्होंने ऐसा कुछ किया हो कि जो देश की लोकल समस्याओं पर कोई उन्होंने सीरीज या एक रिपोर्ट अच्छा सा चलाया हो, या उन्होंने निष्पक्ष पत्रकारिता जिसमें वो कहीं किसी का पक्ष नहीं लेते, ऐसे उनके आप मुझे 5 रिपोर्ट दिखा दे। जब मैं इस तरह के थोड़ी अपनी टिप्पणी रखेंगे तो बिल्कुल, जब इस तरह के सवाल उनसे पूछे जाते तो ये जो स्टूडेंट्स थे ये कहते थे कि हाँ, मुझे लगता है कहीं हमसे गलती हो रही है। और तीसरी जो मुझे उम्मीद नजर आती है वो है वो पत्रकारिता जो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मतलब ऐसी पत्रकारिता जो शायद फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल है। कई ऐसे चैनल हैं, कई ऐसे डिजिटल मीडियम है जहाँ पे वो दर्शकों से ही या रीडर्स से ही चंदा मांगते हैं और उसके बल पर चल रहे हैं। शायद वो सच्चाई के ज्यादा करीब है। तो अपनी टिप्पणी को जो कम करते हुए मैं खत्म करते हुए कहूंगा कि उम्मीद है, लेकिन अपनी समस्याओं के साथ है। अगर ऐसे संस्थान है जो पैसे के बदले आप मतलब दर्शकों से पैसा चाहते हैं, दर्शकों को भी पैसा देना पड़ेगा। शायद सच्चाई अब मुफ्त में नहीं मिलेगी हमें। धन्यवाद। सर्वेश सर, इस पे आपकी टिप्पणी चाहेंगे कि जो सवाल दादा ने उठाए हैं, जो टिप्पणी की है, उस पे आप अपने अनुभव के आधार पे कैसे देखते हैं? सर आपका माइक म्यूट है। हाँ, तिलक जी एक बार रिपीट करेंगे प्रश्न? दादा, एक तो उन्होंने लोकल मैंने जो 3 बातें कही, जो 3 उम्मीद मुझे दिखती है, एक तो उसको लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, आप कैसे इसको देखते हैं? जी, अभी सर ने जो प्रश्न उठाए, मैं खुद को लगभग उनसे सहमत पाता हूं और मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि आज बड़े पत्रकारों को उतने खतरे नहीं है और इसका महत्व, और लगातार देखा जाए सरकार और प्रशासन के निशाने पर स्थानीय स्तर के पत्रकार हैं। और मैं उसमें एक बिंदु जोड़ना चाहूंगा, स्थानीय भाषा में स्थानीय स्तर पर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रिच जो है वो ग्रास रूट लेवल तक है, वो ग्रास रूट लेवल पर जाकर लोगों जनमानस को प्रभावित करने की स्थिति में है। और नॉर्थ टू साउथ तक अगर देखा जाए तो स्थानीय भाषा के स्थानीय स्तर पर जो पत्रकार हैं, अगर एक ओर हमें आश्वस्त करते हैं तो दूसरी ओर उन पर लगातार जिस तरीके से दबाव निर्मित किया जा रहा वह हमें चिंतित करता है। और शायद बड़े पत्रकारों की चिंताओं से जितना हम सरोकार रखते, हम स्थानीय भाषा के स्थानीय स्तर के पत्रकारों के को लेकर, उनके उत्पीड़न को लेकर हम उतने चिंतित नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, सर ने निगेटिव पत्रकारिता की बात की अभी थोड़ी देर पहले। मैं कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया ने जर्नलिज्म को डेमोक्रेटाइज करने का भी काम किया है। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ये लोकसभा चुनाव के आसपास की बात रही होगी, 2019 की। बेगूसराय जिले में एजुकेशन के फ्रंट पर कुछ लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। रवीश जी ने भी एक सीरीज में उसको कवर किया था। तो संयोग से बीहट मिडिल स्कूल बीहट के प्रधानाचार्य रंजन जी थे, जो स्थानीय स्तर के साथ स्थानीय स्तर पर प्रशासन के साथ उनके जो विवाद हुए
उसमें उनको सस्पेंड कर दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए एक कैंपेन चलाया, और उस समय बेगूसराय के डीएम राहुल कुमार हुआ करते थे। रात में करीब करीब 1:45 के आसपास उन्होंने रिस्पॉन्ड किया था मुझे कि सर मैं इस इश्यू को मैं खुद देखता हूं और अगले 24 आवर के दौरान इसे रिजॉल्व करता हूं। और मुझे लगता है अगले दिन 5 बजते बजते उन्होंने उस सस्पेंशन को विड्रॉ कर लिया। तीसरी चीज जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहना चाहूंगा वह यह मैं कहना चाहूंगा कि न उदास हो मेरे, यह सफर बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफर। निश्चित तौर पर हालात मुश्किल है, लेकिन हमें भरोसा रखना चाहिए। और जिन बातों को स्टार्टिंग फेज में मैंने भी कहा, जिन बातों को अस्थाना सर ने भी जिन बातों की पर जोर दिया और फिर अभी सर ने जोर दिया, वह यह कि एक इंडिविजुअल के रूप में अगर हम अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करते हैं, नागरिक दायित्व के निर्वहन को लेकर अगर हम सजग होते हैं, तो मुझे लगता है हालात को बदलना कंपैरेटिवली आसान होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सोमी जी की टिप्पणी और सवाल लेना चाहूंगा। संक्षेप में रखें, समय हमारे पास कम है। मैं ये पूछना चाहती हूँ अमलेंदु सर से कि जनता जो है उसका प्रतिनिधित्व सरकार करती है और समाज का प्रतिनिधित्व, हेलो आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। और समाज का प्रतिनिधित्व पत्रकार करते हैं, लेकिन जब टीवी चैनलों पर एक ही रिपोर्ट को 24 घंटे दिखाया जाए तो आम लोगों के पास क्या विकल्प रह जाता है जो कुछ अच्छे न्यूज़ देखने का, जो जानकारी से भरा हो, सिवाय इस बात के कि जो उस समय चल रहे होते हैं मेन स्ट्रीम में, बस लोग वही देखने के लिए विवश हो जाते हैं कई बार। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ठीक है, अच्छा सवाल है सोमिका की। लेकिन मैंने जैसा कहा कि इसलिए मैंने कहा था कि जब उस समय की बात, जब सूचनाओं का प्रवाह कम था और हम थोड़ा वक्त अपने परिवार के साथ, क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ दिखाया करते थे, तो अपने पास काफी चैनल्स हैं। तो हम वैसे चैनल्स को देख सकते हैं जिसमें अब तो मुझे लग रहा है कि जेएनयू के एक प्रकरण के बाद, जब वहां से एक बड़ा सा उद्घोष हुआ और ये हुआ, उसके बाद से एक बड़ा सा डिस्टिंक्शन पूरे आइडियोलॉजी को लेकर के, एक ब्रॉड डिस्टिंक्शन मुझे दिखता है कि अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर के पत्रकार जो पहले कहीं एक पर्दे के पीछे थे, वो मुखर होकर के वो सारी चीजें आ गई हैं सामने कि अपने अपने विचारधारा के स्तर से पत्रकारिता करनी है। तो और उस विचारधारा को ये स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको और प्रमाणित करने के लिए तर्क क्या कुतर्कों की पर भी कई बार लोग उतर जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम वैसी चीजें जो हमारी रुचि की नहीं हैं, जो हमारे अंदर जो निगेटिविटी हमारे अंदर दे देती हैं, तो उससे अच्छा है कि हम कुछ बेहतर संगीत सुन लें। अब मुझे तो अभी भी लगता है कि जो विविध भारती में जितना स्थायित्व है और जो चैनलों में जिस तरह का शोर है, डिस्कशन में आप जितनी शालीनता से हम अभी इस प्लेटफॉर्म पे बात रख पा रहे हैं, एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, वहां सुनने की दृष्टि का सवाल है। मुझे लगता है कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक चकोर जो है उसकी दृष्टि में वो चांद को देखता है, वो जमीन पे रहता है लेकिन उसकी दृष्टि चांद पे होती है, वो चांद को अपने नजर में लेके चलता है। और गिद्ध आसमान में उड़ता है और उसकी दृष्टि
लाशों पे होती है। तो दृष्टि का पूरा खेल है। जिस दृष्टि, जिस बुनावट को हम अपने अंदर ये करेंगे, उसी बुनावट के इर्द गिर्द सारी चीजें अभी बिल्कुल खुल करके सामने आ गई हैं। सर्वेश सर ठीक कह रहे थे कि सोशल मीडिया में अच्छी चीजें भी आ रही हैं। अच्छा, और जब भी किसी भी चीज को हम लाते हैं तो उसके सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी रुचि की चीजें के लिए आपके पास बहुत कुछ है, आप उसको देख सकती हैं। और लोकल स्तर पे जो पत्रकारिता की बात उठ रही थी, मुझे याद है, और अभी जो जिस तरह से वो सर्वेश सर कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान का एक बंटवारा हो रहा है, मैं जब भी देखता हूं तो सारी चीजें मुझे बहुत सुनियोजित तरीके से उसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा काम करता हुआ दिखता है। नजीर बनारसी का एक शेर है कि मेरे मेरे अभी भी दिवाली बीता है कि मेरे सांसों को गीत, आत्मा को साज देती है, ये दिवाली है, सबको जीने का अंदाज देती है। मेरे सांसों को गीत, आत्मा को साज देती है, ये दिवाली है, सबको जीने का अंदाज देती है। यूं समझिए कि ये नजीर बनारसी कह रहे हैं। मैंने इसलिए नहीं कहा, समाज में जो डिस्टिंक्शन है, अभी हमने छापा कि हमारे यहाँ पटना में आर ब्लॉक के पास तकरीबन 15-20 मुस्लिम महिलाएं लहसुन प्याज नहीं खाती 1 महीने तक, और वो चूल्हा बनाते हैं जिस चूल्हे पे छठ का पूरा ठेकुआ और खीर और खरने का प्रसाद बनता है, और हर साल ऐसा करती हैं। तो कुछ ऐसी चीजें भी अखबार में छपती हैं जो सव्यसाची कह रहे थे कि लोकल स्तर पे छपती है। लेकिन हाँ, जब भी आप सत्ता पे प्रहार करते हैं तो उससे न्यूटन का थर्ड लॉ आता है। मुझे याद है एक बार जब मैं हिंदुस्तान में था, वक्त है मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, जब मैं हिंदुस्तान में था तो हमने एक खबर छापी थी, एक फॉरेन बॉडी छूट गया था किसी के अंदर एक ब्लेड ऑपरेशन करते हुए। हमने छापी और दूसरे बार हम फॉलोअप के लिए गए कि उसका क्या ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वहां के कुछ डॉक्टर्स ने हम और हमारे महिला पत्रकार को मुझे तो लगभग वो नीचे फेंक ही दिए थे, वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे। अभय जी और राजीव किशोर थे हमारे साथ, हम 4 आदमी वहां गए थे। तो उसी में से कुछ डॉक्टर ने किसी तरह छुटाया, फिर इंक्वायरी सेटअप हुई और उसका कोई अंजाम नहीं निकला। फिर हम खगौल गए थे। खगौल में हमने शराब की, महुए के शराब की भट्टी पर एक रिपोर्टिंग की थी, और उसमें हम इसलिए वो बड़ा सेंसेशनल रिपोर्ट था क्योंकि वो बच्चों को शराब पिला के, वो महुए वाला शराब पिला के सुला देते हैं सारे बच्चों को। तो पूरी पीढ़ी के निर्माण में एक बहुत बड़ी बाधा थी वो, और चाह रहे थे कि ये शराब की भट्टी किसी तरह ध्वस्त हो तो उन लोगों को मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तो खैर वो हमारी पब्लिश 3 एपिसोड में गिरीश मिश्र जी ने उसको प्रकाशित किया था। उसके बाद शराब की भट्टियां तोड़ी गई। तो ये सारी चीजें अखबार में, मीडिया में कुछ सकारात्मक चीजें भी आती हैं। सोमी, आप अपनी रुचि का, जो ना रुचि हो उस चैनल को आप बदल दीजिए, है ना। आपके पास सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो अच्छी चीजें कुछ आ रही हैं उसको देखिए, सुनिए, कुछ अच्छी चीजें पढ़िए। किताब से नाता टूट गया है, किताब हम पढ़ सकते हैं, तो वैसे हम अपनी चीजों को देख सकते हैं। सर्वेश सर कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं? तिलक। हाँ सर्वेश सर बताएं। हाँ तिलक जी, मैं एक्सक्यूज लेना चाह रहा था इस मसले पर। जी 30 सेकंड से 1 मिनट का समय लूंगा, क्योंकि जो दुविधा सोमी की है वो दुविधा हमारी भी है। और हमारे एक मित्र प्रशासन में है, एक टर्म यूज करते थे, इंफॉर्मेशन पॉल्यूशन। मतलब आज हमारे पास इतने इंफॉर्मेशन है और इतनी तेजी से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं कि किस इंफॉर्मेशन को हम लेना है, किस इंफॉर्मेशन को नहीं लेना है, इसका जजमेंट मुश्किल हो गया, और इसके जजमेंट के लिए हमारे पास समय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक बात मैं अक्सर कहता अपने बच्चों को कि अगर आप सही ओपिनियन तक पहुंचना चाहते हो ना, तो पहले कंफ्यूजन के स्टेट में पहुंचो। किसी एक आर्टिकल पर, 2 आर्टिकल पर अपनी राय मत बनाओ।
10 आलेख एक इशू पर पढ़ो, कुछ पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। और जब ऐसा होगा तो तुम खुद को कंफ्यूज महसूस करोगे कि इसको सही क्या माने, इसमें किसको गलत हम माने। और जब आप इस स्टेज पर होगे ना, तो कंपेयर करके फैक्ट को वहां से पिक करना शुरू करोगे। और जब इस डायरेक्शन में मूव करोगे तो धीरे धीरे एक ओपिनियन जो है आपका इमर्ज करता दिखाई पड़ता है, वो आपका अपना ओपिनियन होता। नंबर 2। नंबर 3, फेक न्यूज। देखें, एक फर्क क्या महसूस कर रहा, अभी मीडिया हाउसेज की पक्षधरता, वैचारिक प्रतिबद्धता की बात चल रही थी। अमरेंदु सर भी उस पर चर्चा कर रहे थे, पहले भी चर्चा हुई। मैं एक चीज करना, एक फर्क जो मैं महसूस करता और क्लियर कट शब्दों में कहूं तो वे मीडिया हाउस जो सरकार के पक्ष में खड़ी है और वे मीडिया हाउस जो सरकार के विरोध में खड़े हैं, दोनों अपने अप्रोचेज को लेकर के सिलेक्टिव हैं। मैं डिनाई नहीं करूंगा इस चीज से, लेकिन एक फर्क है दोनों में। फर्क यह है कि सरकार के पक्ष में जो मीडिया हाउसेज खड़े हैं, आप अगर रुक करके गौर करें तो वो फेक न्यूज और हेट न्यूज के लिए वो फेक न्यूज क्रिएट करते दिखाई पड़ रहे हैं। और उस स्थिति में परेशानियां बढ़ जाती हैं आम लोगों के लिए, जो कि बड़ी मुश्किल से किसी एक न्यूज चैनल को फॉलो करते, कोई एक न्यूज देखते। एट द सेम टाइम जो सरकार विरोधी धारा है, जिसकी पहचान, जिस मीडिया हाउस की पहचान सरकार के विरोधी के रूप में, आप अगर गौर करें, सिलेक्टिव वो भी हैं, लेकिन उनके न्यूज के ट्रूथफुलनेस को लेकर उनके न्यूज की क्रेडिबिलिटी कंपैरेटिवली बेहतर मुझे दिखाई पड़ती है। आप भरोसा कर सकते हो उनके इंफॉर्मेशन पर, 100% नहीं तो 90% तक वे फैक्ट जो हैं वो सत्य के कहीं ज्यादा करीब आपको दिखाई पड़ेंगे। और लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, मैं अल्ट न्यूज का आभार प्रकट करना चाहूंगा, मैं द क्विंट का आभार प्रकट करना चाहूंगा, वायर का आभार प्रकट करना चाहूंगा, न्यूज लॉन्ड्री का आभार प्रकट करना चाहूंगा, और ऐसे वेबसाइट के प्रति आभार मैं प्रकट करना चाहूंगा जो लगातार फेक न्यूज और हेट न्यूज पर काम कर रहे हैं और सच से लोगों को अवगत करवाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहां पर एक और कंपैरिजन मैं करना चाहूंगा। आप अगर देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की स्थिति जितनी चिंता नहीं पड़ती है, शायद प्रिंट मीडिया उतनी चिंताजनक नहीं। इसका मतलब यह में समस्या नहीं है, समस्या प्रिंट मीडिया में भी है। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तुलना में बेहतर परफॉर्म करता दिखाई पड़ रहा। और स्पेशली अगर हम मतलब इंग्लिश मीडिया हाउसेज की तरफ जाए, क्योंकि हिंदी मीडिया हाउस में अधिक से अधिक आपको सूचनाएं मिलेंगी, विश्लेषण वहां से गायब दिखाई पड़ेंगे। लेकिन प्रिंट मीडिया मुझे लगता है, और मुझे अगर कभी मौका मिला मीडिया में काम करने का, तो निश्चित तौर पर मैं प्रिंट मीडिया को प्रीफर करूंगा। तिलक, थैंक्स अ लॉट अवसर देने के लिए। समय काफी खत्म है इनफैक्ट, लेकिन एक आध मिनट में आप लोगों का लेना चाहूंगा। विशंभर जी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशंभर जी, आपके पास कोई सवाल है तो रखें, और जल्दी से मैं क्विक टिप्पणी अगर आप लोगों में से और किन्हीं को करना होगा तो मैं लूंगा। विशंभर जी, आपका माइक म्यूट। पहले तो सभी लोगों को बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, विशंभर जी आपकी आवाज नहीं। एक मिनट, प्रश्न है। विशंभर जी, आप अगर क्विट करके फिर से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए जल्दी से। अच्छा, डॉक्टर अभिनव और सोमी, आप लोग का कोई अगर एक लाइन में जल्दी से कुछ कोई सवाल, कोई टिप्पणी करना चाहें तो फिर हम लोग एक लास्ट राउंड ऑफ कमेंट ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज मेरे ध्यान में आ रहा है जब तक विशंभर जी ज्वाइन करते हैं, कि कहीं ना कहीं एक चीज बड़ा देखने को मिलता है कि मीडिया में
कॉर्पोरेटाइजेशन एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी सर्वे सर ने भी चर्चा की, बाकी लोगों ने भी चर्चा की। और कहीं ना कहीं एक चीज ये भी देखना है कि ओवरऑल जो सोसाइटी में जो करप्शन है उससे भी कहीं ना कहीं केवल मीडिया ही नहीं बल्कि प्रशासन, सरकार, ये सारी चीजें प्रभावित होती हैं। तो ये जो फैक्टर है करप्शन और कॉर्पोरेटाइजेशन का, इसमें पहले क्या आ रहा है? करप्शन ज्यादा खतरनाक है या कॉर्पोरेटाइजेशन ज्यादा खतरनाक है? कहीं ना कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन ही अपने आप का करप्शन है, लेकिन इसमें हम किसे कम किसे ज्यादा आंकें? सर्वेश सर या अमलेंदु भैया, आप जो भी इस पे टिप्पणी करना चाहें, आप दोनों से सुनना चाहेंगे इस पे। देखिए, मुझे लगता है सर्वेश सर अगर कुछ कहना चाहे बस तो 30 सेकंड का मुस्कुरा रहे हैं कुछ। जी कंटिन्यू कर। जी बस 30 सेकंड सर। तिलक जी, आपने पहले मुर्गी पहले अंडा वाले हालात पैदा कर दिए। मुझे अगर चुनना तो मैं को चुनना चाहूंगा, क्योंकि मेरी नजरों में कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वो करप्शन को संस्थागत रूप प्रदान करता है। कहीं न कहीं कॉर्पोरेटाइजेशन जो है वह करप्शन को कहीं न कहीं एक बाह्य आवरण भी प्रदान करता है, एक आवरण देता हुआ, एक कवर अप देता हुआ जो है उसके श्योर करता है। विशेष अमलेंदु सर बतलाएंगे। विशंबर जी ज्वाइन कर ले, हम विशंबर जी का सवाल ले लेते हैं। विशंबर जी जल्दी से अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल अमलेंदु सर से है कि लोकल जो पत्रकारिता है मेरा आवाज सरकार तक तो नहीं पहुंचाता, और उस पहुंचाने के करीब जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हम तो अपना किसी माध्यम से ट्वीट करके पहुंचा देते हैं, लेकिन जो आपकी आवाज लगभग नहीं समझ आ रही है। उनके पास अगर पत्रकार, आई थिंक पत्रकारिता से जुड़ा हुआ ही सवाल है विशंबर जी का भी। अमलेंदु भैया, आपकी टिप्पणी और उसके बाद हम लोग इसको नहीं, क्या कह रहे थे मैं समझ नहीं पाया, वो आवाज क्लियर नहीं आई कि लोकल स्तर की पत्रकारिता की आवाज सरकार तक क्यों नहीं पहुंचती। क्या था सवाल? हाँ, शायद यही सवाल रहा होगा इनफैक्ट इस पे, और वो करप्शन कॉर्पोरेटाइजेशन पे, दो पे। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर करप्शन जो है उसको मैं उनसे एग्री करता हूं सर्वेश सर से कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक तरह से, और करप्शन एज सच वो चीज है जो आदमी के माइंडसेट से कंट्रोल होता है, और ऐसे भी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो अब हाँ, इस मामले में तो मैं कहूंगा कि हाँ, वहां से ही वो गर्भनाल वहीं से जुड़ा है और वहां से चीजें फिर करप्शन की ओर चली जाती हैं। लेकिन करप्शन में आपका और भी सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सब हैं, वो भी शामिल होते हैं, तभी करप्शन को एक पूरा अमली जामा पहनाया जाता है, चाहे जो कुछ भी हो। लेकिन तो इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में जाने के बाद जो एक अजीब सी आकांक्षाएं उभरती हैं, वो मुझे लगता है कि वहां से वो सूत्रधार है कि आपके अंदर एक करप्शन का सीड क्रिएट करता है, और फिर आप अपने आप को उस रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपका अगर नैतिक रूप से आप बहुत संबल हैं और आपकी परवरिश उस हिसाब से हुई है, आपके अंदर का मोरल इथिकल वैल्यूज साउंड है, तो इन स्पाइट ऑफ ऑल डिग्रेडेशंस आप उस तरफ नहीं जाएंगे। जैसा कि मुझे लग रहा है कि अमरेंद्र नारायण जी अभी चुनौतियों से जूझते हुए उस सिस्टम को पूरे को क्लीन करने में लगे हैं। दूसरा सवाल ये विशंबर जी का था कि लोकल लेवल की चीजें बेशक सरकार तक पहुंचती हैं। जब आप कुछ लिखते हैं तो वहां का जो लोकल गवर्नेंस है, वहां पे वो चीजें दस्तक देती हैं, वहां से फिर चीजें, और हर चीज का एक
हर विभाग में उसकी कटिंग होती है, वो रखा जाता है, उस पे इम्पैक्ट आता है। अगर वो बड़े स्तर पे, जैसा संतोष सिंह जी ने कहा कि जब बड़े अखबार में कोई चीज छपता है तो इम्पैक्ट जल्दी आता है, बाकी चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है अगर लोकल स्तर पे कुछ। अब हाँ, उसके बाद है कि अगर वो बड़े फ्रेम में छपे, डीसी, पीसी या लीड खबर छपे, तो उसका इम्पैक्ट भी जल्दी आता है। ये सारी चीजें हैं। और दूसरा है कि हम लिखते और उसको कितने प्रभावी तरीके से लिख करके, और उसके बाद जो जनता का एक ओपिनियन बनता है, तब वो फिर जाकर के सत्ता या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन को चीजें दस्तक देती हैं। लेकिन अखबार में छपने के बाद मेरा ये मानना है लोकल स्तर पे समस्याओं का समाधान अभी भी उसका वजूद है और होता है। बेहतर हो सकता है कि थोड़ा कम गया हो इम्पैक्ट का, लेकिन इम्पैक्ट आता है, ऐसी बात नहीं। चलिए, इसी उम्मीद के पर हम लोग की वजूद बचा है और बचा रहे, लेकिन सवाल बहुत सारे गंभीर हैं जिसके बारे में लोगों को सोचने की जरूरत है कि पत्रकारिता हो या इवन नेता हो, जब सत्ता परस्त चीजें हो जाती हैं तो फिर दिक्कत है। जैसे जो समाधान कुछ हम लोगों ने चर्चा की कि ऑडियंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीडिया ट्रायल इत्यादि की जो समस्या है, और जिस तरीके से इन चीजों को समझने मात्र से शायद बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं, छोटे छोटे स्तर पे, लोकल स्तर पे, सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करके, ये सारी चीजें पे चर्चा हुई। आप लोगों ने अपने व्यस्त समय में से इतना समय से 1 घंटे से ऊपर का लगभग 1.25 घंटे हो चुके हैं, 1.25 घंटे का समय दिया। सब लोग साथ में इतनी देर बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग संपर्क में रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये चर्चा तक केवल सीमित न रहे, इससे आगे बात बढ़े। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार। शुक्रिया।